मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी अपने अपने घर में स्वस्थ, सुखी एवं खुश होगे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें साहित्य सागर के गद्य भाग से एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी शीर्षक कहानी का है बड़े घर की बेटी। कहानी बड़े घर की बेटी के लेखक साहित्य के अमर पुजारी मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कहानी पढ़ने से पहले मैं तुम सभी को अमर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के विषय में बताना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1830 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिताजी का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। ये बचपन से ही साहित्यकार में अपने कृति में सबसे पहले उर्दू में कहानियाँ लिखना शुरू किए। उस समय इनकी कहानियाँ नवाब राय के नाम से जानी जाती थी। इनके पिता अजायब राय एक पोस्ट ऑफिस में मुंशी थे। इनका बचपन बड़ा ही अभावग्रस्त था। बचपन में मुंशी प्रेमचंद के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका बचपन बड़ा ही अभावग्रस्त बीता। यह एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के बाद हायर सेकेंडरी की परीक्षा दिए और उसके बाद बीए में प्रथम स्थान प्राप्त किए। तत्पश्चात यह एक प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और कुछ ही समय में इनके परिश्रम और लगन को देखते हुए इन्हें सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में ऑफिसर बनाया गया। इनका साहित्यिक कविताएं, कहानियाँ, निबंध, उपन्यास इत्यादि चलती रही। गांधी जी के साथ इनका जब मिलन हुआ, उस समय देश की स्थिति बहुत ही भयावह थी। असहयोग आंदोलन का माहौल उस समय था। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कुछ दिन तक उसमें रहे, जिसके कारण से इनकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती गई और अंत में इन्हें कानपुर में
1931 में एक मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक पद पर रखा गया। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये बड़े ही परिश्रमी और लगनसार थे, जिसके कारण से कुछ ही सालों में इन्हें प्रधानाध्यापक बना दिया गया। परंतु विद्यालय में प्रबंधकों के मतभेद होने के कारण इन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, लेकिन यह अपना साहित्यिक कार्य जारी रखे। कार्य की अधिकता होने के कारण तथा गरीबी के कारण इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया और अंत में यह कलम के सिपाही नाम से जाने जाने वाले ऐसे मुंशी प्रेमचंद का निधन 1936 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद जी जन्मजात साहित्यकार थे। इन्होंने बचपन से ही छोटी छोटी कहानियाँ लिखना आरंभ किया। साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने के बाद इन्होंने मर्यादा पत्रिका भी निकाली। माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। ये निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी इत्यादि लिखते थे। स्रोतों के आधार पे माना जाता है कि इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी और कहानियों में ये अपना उच्च स्थान रखे। यह साहित्य में शिव की भावना से ओतप्रोत थे। उन्हें आधुनिक कथा का साहित्य जगत का जनक माना जाता है। सच्चे अर्थों में हम उन्हें कलम के सिपाही के नाम से जानते हैं। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। कुछ रचनाओं का मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे उपन्यास में सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, निर्मला, कर्म, गोदान इत्यादि इनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में सप्तसुमन, सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रसून इत्यादि इनके कहानी संग्रह हैं। प्रेम प्रचिसी तथा प्रेम पूर्णिमा और मानसरोवर आदि कहानियों पर इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिला था। नाटक में संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, रूठी रानी और चंद्रहार मुख्य हैं। निबंध में कुछ विचार तथा साहित्य का उद्देश्य अमर कृति है। जीवन चरित्र में इन्होंने कलम, तलवार, त्याग, दुर्गादास, रामचर्चा, महात्मा शेख, शादी इत्यादि रचनाएं की। संपादन में माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण, अनामिका, आज़ाद कथा, टालस्टॉय, चांदी की डिबिया, अहंकार, सृष्टि, आरंभ आदि इनकी संपादन कृतियां हैं। आशा करता हूं कि तुम इनका संक्षिप्त परिचय अच्छे से समझ में रखोगे। अब मैं तुम लोगों की पुस्तक का कहानी बड़े घर की बेटी को
पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कहानी रोचक तथा ज्ञानपूर्ण है। अब मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। बड़े घर की बेटी। ध्यान से देखो, बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब, मंदिर जिसकी अब मरम्मत कराना भी मुश्किल था, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। कहने का तात्पर्य, नंबरदार होते हुए वे अपना अधिकांश समय कोर्ट कचहरी में लगा दिए, जिसके कारण से उनके काफ़ी पैसे उसमें खर्च हुए। लेकिन वे एक बड़े जमींदार और नंबरदार के रूप में माने जाते थे। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग करने के बाद BA बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री हासिल की और उसका यही मेहनत रंग लाया और उसे एक सरकारी नौकरी की प्राप्ति हुई। छोटा लड़का बेनी माधव का लाल बिहारी था। वह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती थी। भैंस का 2 सेर दूध सवेरे उठकर पीता था, जबकि श्रीकंठ का दशा उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह इन नेत्रप्रिय गुणों को BA की डिग्री को प्राप्त करने में न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षर कौन थे? BA बैचलर ऑफ आर्ट, उसके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। जैसा कि तुम जानते हो, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, कठिन श्रम करता है और किसी उद्देश्य की प्राप्ति में लीन रहता है, उसका शरीर उतना सुंदर नहीं रहता है जितना सुंदर शरीर एक लापरवाह और बिना उद्देश्य के कार्य करने वाले व्यक्ति का होता है। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। किसकी निंदा और तिरस्कार करते थे? पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं का, जिसे हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र के रूप में अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियां कुटुंब में नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन उस समय भी वही हालत था। लेकिन श्रीकंठ ऐसे लोगों के साथ में मिलजुल कर समाज में रह करके उन्हें समझा बुझा करके सम्मिलित परिवार में रहने की प्रेरणा देते थे। वह उन्हें शिक्षा देते थे
कि सम्मिलित परिवार में रहने से जाति और देश दोनों का विकास होता है। यदि परिवार बिखर जाएगा तो उस घर का विनाश तो होगा ही साथ जाति, समाज और देश का भी विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कोई इन्हीं कारणों से गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी, अर्थात उनकी निंदा करती थी, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विशेष विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास, ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार यह था कि यदि बहुत कुछ सहने के बाद भी परिवार में उस महिला की सम्मान न हो तो इससे अच्छा तो यह है कि वह अपनी खिचड़ी अलग पका ले। अब कहानी एक दूसरा मोड़ लेने जा रही है। अभी तुमने बेनी माधव के 2 बेटों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आनंदी कहानी की मुख्य नायिका है। वह एक बड़े उच्च कुल की लड़की है। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकात थे। एक बार फिर से देख लो। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन मतलब महलों जैसा बड़ा घर, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़फानूस, आनंदेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के योग्य पदार्थ है, वह सभी उसके घर मौजूद थी। उनका नाम भूप सिंह था। भूप सिंह नाम था, अर्थात कहने का मतलब आनंदी जो बड़े घर की बेटी थी, उसके पिताजी का नाम भूप सिंह था। वह बड़े ही उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। आनंदी उनकी चौथी और सबसे छोटी बेटी थी। अपनी सभी बहनों में वह अधिक रूपवती थी और गुणवती भी थी। शायद यही कारण था कि उसके पिता भूप सिंह उसे बहुत ज़्यादा चाहते थे। ठाकुर साहब आनंदी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वह चाहते थे कि सुंदर संतान कदाचित अभाव में न रहे, उसका जीवन सदैव कुशल मंगल रहे। इसीलिए ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें, कैसे करें, किससे करें, जिससे कि उसे अपने घर जैसा सुख मिले और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो। वह न तो यह चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार करना चाहते थे कि उनकी बेटी कहीं जीवन साथी को पा करके अपने को भाग्यहीन न समझे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास दशहरे के अवसर पर चंदा मांगने के लिए आया था। भूप सिंह बेनी माधव सिंह के बेटे, या यूँ कहें कि बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे, श्रीकंठ के स्वभाव और व्यवहार पर
रीछ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का विवाह आनंदी के साथ कर दिए। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। रंग ढंग मतलब वातावरण जैसा उसने अपने घर में देखा था, गाड़ी बाड़ी, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा कुत्ता, सभी कुछ उसके घर में थे। सभी प्रकार के वैभव थे, सभी प्रकार के सुख थे। वह जो चाहती उसे सो मिल जाता। लेकिन श्रीकंठ के घर आने पर उसने उसके बिल्कुल विपरीत देखा। यहाँ जो कुछ भी था नाम मात्र का था। हाथी घोड़ों का कहना क्या, कोई सजी हुई सुंदर वहली तक न हुई थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाघ कहाँ कि वह उन्हें पहनकर बाग में सैर करती। रेशमी स्लीपर उसका रखा ही रह गया। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श था, न दीवार पर तस्वीरें थी। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। लेकिन आनंदी इन सब का कुछ भी विचार न किया। उसने अपने भाग्य को समझ करके उस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अपने मन में न लाया, बल्कि वह थोड़े ही दिन में उस माहौल में अपने को ढाल ली जैसे सब लोग रह रहे थे। वह भी प्रसन्नचित्त उस घर में रहने लगी। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी श्रीकंठ का जो छोटा भाई था और आनंदी का देवर लगता था, 2 चिड़िया लिए हुए आया और बोला, भावज जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन पकाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने दोनों चिड़ियों को बनाने के लिए पाव भर का जो घी था एक ही बार में डाल दिया और खाना अपने देवर लाल बिहारी को परस दिया। लाल बिहारी दाल में देखा घी न था। उसने कहा, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। और 2 चिड़ियों को बनाने में पाव भर घी बहुत ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। क्षुधा से बावला कहने का मतलब लाल बिहारी भूखा था। और ध्यान देना, इस लाइन पे तू अंडरलाइन लगाना। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। वह तिनक करके बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती है, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती है। ध्यान देना, स्त्रियां गालियां सह लेती है, मार सह सकती है, अन्य अत्याचार सह सकती हैं, लेकिन यदि उनके मायके की कोई बुराई करता है, वह उसे जरा सा भी सहन नहीं करना चाहती। आनंदी मुंह फेर करके बोली, हाथी मरा तो भी 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई और कहार खा जाते हैं। इतना घी नाई तो
नाई और कहार खा जाते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता। यह बात लाल बिहारी को बहुत बुरा लगा। वह अपने भाभी आनंदी की बातों पर जल उठा, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखाते। ध्यान देना, ये भी लाइन अंडरलाइन करना। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। यहाँ पे वह होते तो उसका मजा चखा देते, इसका मतलब यह हुआ कि आनंदी अपने पति श्रीकंठ के लिए कह रही है कि यदि तुम्हारे भाई श्रीकंठ होते तो जो बात तुम आज बोल रहे हो उसका जवाब हुआ, उसका उत्तर तुम्हें अवश्य देते और तुम इतना बहक करके बोल नहीं पाते। अब अनपढ़ उज्जड लाल बिहारी से न रहा गया, खड़ाऊ उठा करके आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। ध्यान देना, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य लाल बिहारी ने कहा। किसे कहा? अपनी भाभी आनंदी के लिए कहा। और यहाँ पे एक शब्द तुम्हें दिखा रहा हूँ, जिसके गुमान पर फूली हो। जिसके गुमान का मतलब है वह अपने भाई श्रीकंठ के लिए कह रहा है कि तुम भैया के गुमान पर बहक रही हो ना, मैं उनको भी देख लूँगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। आज मैं यही कहानी का भाग शेष करता हूँ। कल फिर तुम्हें इस कहानी के आगे का भाग समझाकर बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।